प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रति आपका उत्साह कायम होगा। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन का भाग 2 पढ़ेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि इस अध्याय के भाग 1 में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं और गोलीय दर्पणों के लिए नई चिन्ह परिपाटी क्या है, यह सब हम भाग 1 में पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस अध्याय के भाग 2 में हमने क्या पढ़ना है। हमने पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, कांच की आयताकार स्लैब से अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों के द्वारा अपवर्तन व प्रतिबिंबों का बनना, गोलीय लेंसों के लिए नई चिन्ह परिपाटी, लेंस सूत्र व आवर्धन और लेंस की क्षमता। तो चलिए बच्चों, इन सभी टॉपिक्स को हम एक एक कर पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन। बच्चों, क्या आपने कभी प्रकाश की किरण का रास्ता देखा है? जब यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या ये सरल रेखा में चलती है या अपनी दिशा बदल लेती है? आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा इसे समझते हैं। एक पेंसिल को पानी के एक ग्लास में डालें। पानी में डूबी पेंसिल के भाग से आपके पास पहुंचने वाला प्रकाश पानी के बाहर पेंसिल के भाग की तुलना में भिन्न दिशा से आता प्रतीत होता है। इसी तरह यदि किसी पानी के तालाब को देखते हैं तो हमें उसकी गहराई वास्तविक गहराई से कम लगेगी। कांच के एक गिलास में सिक्का डालने पर वह उठा हुआ प्रतीत होता है। किसी कांच की स्लैब को किसी छपी हुई सामग्री पर रखने पर और कांच की स्लैब के ऊपर से देखने पर अक्षर ऊपर की ओर उठे हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा क्यों होता है? चलिए पेंसिल वाले उदाहरण को देखते हैं। पानी के बीकर में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल हमें मुड़ी हुई या टूटी हुई प्रतीत होती है। वास्तव में पेंसिल ना तो मुड़ी हुई है और ना ही टूटी हुई है। वास्तव में प्रकाश की किरण भिन्न भिन्न दिशाओं से आती हुई हमारी आंखों में पहुंचती है और इसी कारण पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये सभी उदाहरण हमें यह बताते हैं कि प्रकाश सभी माध्यमों में एक ही दिशा में गमन नहीं करता। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है और इसी परिघटना को अपवर्तन कहा जाता है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। जब हम पानी से भरे बीकर में एक सिक्का डालते हैं और जब हम उसे देखते हैं तो प्रकाश सिक्के पर पड़कर पहले अपना रास्ता पानी में तय करता है और फिर हवा से होते हुए यही प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण सिक्का हमें उभरा हुआ या अपने स्थान से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। आइए बच्चों, एक कांच की स्लैब से अपवर्तन को देखते हैं। इसके लिए ड्राइंग बोर्ड पर एक सफेद कागज की शीट ड्राइंग पिनों की सहायता से लगाइए। शीट के ऊपर बीच में एक आयताकार कांच की स्लैब रखकर इसकी रूपरेखा पेंसिल से खींचिए। इस रूपरेखा का नाम ABCD रखते हैं। 4 ऑल पिन्स लीजिए। E व F ऊर्ध्वाधर इस प्रकार लगाएं कि इन पिनों को मिलाने वाली रेखा कोर AB से कोई कोण बनाती हो। पिन E
तथा F के प्रतिबिंबों को विपरीत फलक से देखिए तथा दो अन्य पिनों G व H को इस प्रकार लगाइए कि ये पिनें E तथा F के प्रतिबिंब से एक सीधी रेखा पर स्थित हों। अब कांच की स्लैब तथा पिन्स को हटा दीजिए। पिनों A व F की नोकों की स्थितियों को मिलाइए तथा इस रेखा को AB तक बढ़ाइए। मान लीजिए EF AB से O बिंदु पर मिलती है। इसी तरह पिनों G व H की नोकों की स्थितियों को मिलाइए तथा इस रेखा को कोर CD तक बढ़ाइए। मान लीजिए GH CD से O डैश पर मिलती है। O व O डैश को मिलाइए। EF को P तक बिंदुकित रेखा के रूप में बढ़ाइए। तो बच्चों, इस क्रियाकलाप में हम देखते हैं कि प्रकाश की किरण ने अपनी दिशा O व O डैश बिंदुओं पर परावर्तित करी। यह दोनों ही बिंदु दो अलग पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठों पर स्थित हैं। बिंदु O पर प्रकाश की किरण विरल माध्यम अर्थात वायु से सघन माध्यम अर्थात कांच में प्रवेश करती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। O डैश पर प्रकाश की किरण सघन माध्यम अर्थात कांच से विरल माध्यम अर्थात वायु में प्रवेश करती है और अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। यहाँ EO आपतित किरण, O डैश अपवर्तित किरण व O डैश H निर्गत किरण है। आप देख सकते हैं कि निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर है। ऐसा क्यों? क्योंकि कांच की स्लैब के फलक AB व फलक CD पर प्रकाश की किरण के मुड़ने का परिमाण समान तथा विपरीत है। अतः बच्चों, अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। आइए बच्चों, अब हम अपवर्तन के नियम पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि प्रकाश एक समान चाल व सीधी रेखा में गति करता है यदि माध्यम एक समान हो, परंतु जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसकी चाल कम हो जाती है और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बढ़ जाती है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम सभी स्थितियों पर लागू होते हैं। यह नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या sin I तथा अपवर्तन कोण की ज्या sin R का अनुपात स्थिर होता है। इसे स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। sin I बटा sin R इज इक्वल्स टू एक स्थिरांक है। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है। आइए बच्चों, अपवर्तनांक के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। हमने पढ़ा कि प्रकाश भिन्न माध्यमों में अलग अलग चालों से संचरित होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल से अधिक है। किन्हीं दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। यदि माध्यम 1 वायु है तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक
निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, जिसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक या केवल अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से बताते हैं। यदि वायु में प्रकाश की चाल c है तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v है, तो माध्यम का अपवर्तनांक nm होगा। nm इज इक्वल्स टू वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, n इज इक्वल्स टू c बटा v। बच्चों, जल का अपवर्तनांक 1.33 है। इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का चाल व जल में प्रकाश की चाल का अनुपात 1.33 है। चलिए बच्चों, अब हम गोलीय लेंसों के द्वारा अपवर्तन को पढ़ते हैं। आपने देखा ही होगा, घड़ी साज घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए आवर्धक लेंसों का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। आपने कई लोगों को पढ़ते हुए ऐनक या चश्मे का उपयोग करते देखा होगा। वास्तव में यह भी गोलीय लेंस हैं जो कि आवर्धक होते हैं। बच्चों, दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस या कन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस या कनकेव लेंस। आइए पहले उत्तल लेंस को देखते हैं। इस लेंस की दो पृष्ठ होते हैं जो बाहर की तरफ निकले होते हैं। ऐसे लेंस को द्विउत्तल लेंस भी कहा जाता है। यह बीच से मोटे व किनारों से पतले होते हैं और प्रकाश की किरणों को अभिसारित या इकट्ठी करते हैं, इसलिए इन्हें अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस वह लेंस है जो अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है। यह मध्य से पतला तथा किनारों से अपेक्षाकृत मोटा होता है। यह प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है, अर्थात फैलाता है। इसी कारण अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। बच्चों, लेंसों में भी दर्पण की ही तरह वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F आदि बिंदु होते हैं। आप देखेंगे कि उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर जब बहुत सी प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, तो ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसारित हो जाती हैं। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। जबकि अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती हैं। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। प्रत्येक लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र O कहलाता है। किसी लेंस के मुख्य फोकस से प्रकाशिक केंद्र की दूरी फोकस दूरी स्मॉल f होती है। आइए अब हम गोलीय लेंसों के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं उत्तल लेंस। एक उत्तल लेंस के सामने जलती हुई मोमबत्ती रखें और इसके एक और स्क्रीन या पर्दा रखें जिस पर हमने प्रतिबिंब प्राप्त करना है। जलती हुई मोमबत्ती इसकी फोकस दूरी से काफी दूर रखें। आप देखेंगे कि पर्दे पर इस मोमबत्ती का एक तीक्ष्ण व स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक है। वास्तविक क्यों? बिल्कुल सही, क्योंकि इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर पा रहे हैं। जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाते वह आभासी कहलाता है। अब इस मोमबत्ती को अनंत से धीरे धीरे लेंस की तरफ ले जाएं और विभिन्न बिंदुओं जैसे कि 2f1 से परे, 2f1 पर, 2f1 और f1 के बीच f1 पर लाकर रखें और प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति देखिए। आप देखेंगे कि सभी परिस्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। पर जैसे जैसे हम मोमबत्ती को लेंस के नज़दीक ले जाते हैं,
प्रतिबिंब का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है और प्रतिबिंब लेंस से दूर होता जाता है। आखिरी स्थिति में जब मोमबत्ती को लेंस के फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाता है तो इसके प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा हो जाता है और अब हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाते। अब इसका प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बड़ा, आभासी व सीधा बनता है। इस प्रकार इस सारणी के माध्यम से हम उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंबों की स्थिति व आकार और प्रकृति को समझ सकते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ मैं मोमबत्ती और लेंस के साथ प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करती हूँ। उत्तल लेंस के साथ प्रतिबिंबों को बनाने के लिए हमारे पास है उत्तल लेंस स्टैंड में लगा हुआ, मोमबत्ती और स्क्रीन जिस पर आपको मोमबत्ती की एक छोटी सी इमेज दिखाई दे रही है। मोमबत्ती को आगे पीछे करके हम मोमबत्ती के प्रतिबिंब को स्क्रीन पर लाने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे मोमबत्ती को लेंस से दूर ले जाया जा रहा है, एक अनंत बिंदु पर जब रखा जाता है तो हमें मोमबत्ती का एक तीक्ष्ण प्रतिबिंब मिल रहा है। यह प्रतिबिंब आकार में मोमबत्ती की लौ से काफ़ी छोटा है और उल्टा है, और क्योंकि हम इसे पर्दे पर प्राप्त कर पा रहे हैं इसलिए यह वास्तविक है। वास्तविक और उल्टा और आकार में छोटा। जैसे जैसे हम मोमबत्ती को लेंस के मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में लाते हैं तो आप देखेंगे कि पर्दे पर मोमबत्ती की इमेज दिखना बंद हो गई है। अब हमें मोमबत्ती लेंस के अंदर दिखाई दे रही है, बड़ी और सीधी दिखाई दे रही है, क्योंकि अब हम मोमबत्ती के प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। यानी कि लेंस के अंदर जो मोमबत्ती का प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा है, बड़ा है और आभासी है, क्योंकि इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आइए बच्चों, अब देखते हैं अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। बच्चों, जब किसी मोमबत्ती को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है तो आप देखेंगे कि अवतल लेंस सदैव एक छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, चाहे वस्तु की स्थिति कहीं भी हो। चलिए करके देखते हैं। अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमारे पास है एक अवतल लेंस स्टैंड में लगा हुआ, मोमबत्ती और स्क्रीन। आप देखेंगे कि मोमबत्ती को जब मैं लेंस के आगे या लेंस से दूर लेकर जाने की कोशिश कर रही हूँ तो हमें पर्दे पर किसी भी प्रकार की मोमबत्ती का प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब आपको लेंस के अंदर दिख रहा है, छोटा दिख रहा है और सीधा दिख रहा है। तो अवतल लेंस जो हैं किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, सीधा और आभासी दिखाते हैं। आभासी इसलिए क्योंकि इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। बच्चों, लेंस भी दर्पणों की तरह ही चिन्ह परिपाटी अपनाते हैं। लेंसों के लिए भी वही नियम होते हैं जो दर्पण के लिए हैं। लेंस में दूरियां प्रकाशिक केंद्र यानी कि O से नापी जाती हैं। परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से ही आपतित मानी जाती हैं, अर्थात वस्तु बाईं ओर ही रखी जाती है। अब देखते हैं लेंस सूत्र व आवर्धन। लेंसों में वस्तु या बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध लेंस सूत्र कहलाता है, और यह है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब देखते हैं आवर्धन
किसी लेंस में उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। इसे हम m से बताते हैं। आवर्धन m बराबर है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई इज इक्वल्स टू h डैश बटा h। आवर्धन बिंब दूरी u व प्रतिबिंब दूरी v से भी संबंधित है। आवर्धन m बराबर h डैश बटा h इज इक्वल्स टू v बटा u। आवर्धन तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के ऋणात्मक मान हमें यह बताते हैं कि प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक है और यह मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनता है, जबकि इनका धनात्मक मान प्रतिबिंब के आभासी और सीधे होने को बताता है। बच्चों, आपको पता ही है जब हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं तो हमें चश्मा या ऐनक लगाने को कहा जाता है। इसके लिए हम अपनी आंखें पहले डॉक्टर से चेक करवाते हैं और फिर डॉक्टर हमें एक उपयुक्त क्षमता या उपयुक्त पावर का लेंस वाला चश्मा लगाने के लिए सलाह देते हैं। ये लेंस की पावर या क्षमता क्या होती है? किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता के रूप में बताया जाता है। इसे हम P से बताते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f है तो उसकी क्षमता P का मान होगा P बराबर 1/f। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर है जिसे कैपिटल D से बताते हैं। यदि फोकस दूरी f का मान 1 मीटर है तो उस लेंस की क्षमता 1 डायप्टर होगी। किसी भी उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ऐसा क्यों भला? क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है।